हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की जो हमारी पेपर 2 है उसमें जो हमारा सेक्शन ए है, तो पेपर 2 के सेक्शन ए में जो पहली पॉइंट है उसका नाम ही है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नेचर एंड मेजर अप्रोचेज। तो आज इस टॉपिक को बहुत डेप्थ में समझने का प्रयास करेंगे, आखिर ये है क्या और बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है, बड़े आसान भाषा में समझेंगे। और मैं इसको आपके रियल लाइफ से भी आपको ऐड करके इंटीग्रेट करके आपको समझाते चलूँगा। देखो, सबसे पहले सवाल खड़ा होता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है ना। हमारी टॉपिक का नाम क्या है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नेचर एंड मेजर अप्रोचेस। तो इस बीच में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि सर ये बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है, इस चीज़ को पहले समझाइए। देखो, सबसे पहले यहाँ पे समझो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को समझने से पहले हमें ये दो टर्म को समझना होगा कि आखिर कंपैरेटिव होता क्या है, व्हाट इज बेसिकली कंपैरेटिव एंड व्हाट इज बेसिकली पॉलिटिक्स। तब हम समझ पाएंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होती क्या है। देखो, कंपैरेटिव मतलब कि जब आप दो या दो से अधिक चीज़ों को आप जब कंपेयर करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसमें कुछ सिमिलैरिटी आपको पाना है या कुछ अंतर देखना है। आप तो कंपैरेटिव मतलब जानते ही होंगे, तो दो या दो से अधिक वस्तु में जब आपको कुछ डिफरेंस देखना हो, जैसे सिमिलैरिटीज देखनी हो, तो हम ये कहते हैं कि चलो भाई हम कंपेयर कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स बेसिकली रेफर्स टू द एक्टिविटीज रिलेटेड टू पावर, गवर्नमेंट, डिसीजन मेकिंग, पब्लिक पॉलिसीज एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो पॉलिटिक्स यानी राजनीति का मतलब होता है कि पावर क्या है, गवर्नमेंट, डिसीजन मेकिंग, है ना। जैसे अब एक देश है भाई, हमारे देश में जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की बात कर ले, तो भाई पावर की जब आप बात करते हो, गवर्नमेंट की जब आप बात करते हो, डिसीजन मेकिंग की जब आप बात करते हो, या फिर कानून बनाना, है ना, या पब्लिक पॉलिसीज लॉ मेकिंग की बात करते हैं, तो बेसिकली पॉलिटिक्स, इसको हम यहाँ पर रेफर करते हैं। याद रखिएगा, अगर मैं कह रहा हूँ तो आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे। इसलिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बेसिकली जब हम इस टर्म को यूज करते हैं, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज बेसिकली द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम बाय कंपेयरिंग देम टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई दे वर्क डिफरेंटली। अगर मैं इसको एक आपकी आपके स्टूडेंट एग्जाम्पल, आपकी लाइफ से मैं अगर जोड़कर इसको बताऊं, तो मान लीजिए तीन बच्चे हैं और तीनों बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। मान लो तीन कैंडिडेट्स हैं और तीनों कैंडिडेट्स यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट ये है ना, स्टूडेंट ए जो है वो 10 घंटा मान लो डेली पढ़ रहा है। कितने आवर डेली पढ़ रहा है? 10 आवर्स डेली पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसको मान लो। वहीं जो ऑप्शन बी, सॉरी फॉर दैट, जो स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट बी मान लो कि 6 घंटा पढ़ रहा है। कितने घंटा पढ़ रहा है वो? 6 आवर पढ़ रहा है। 6 आवर विथ रिवीजन के साथ वो पढ़ रहा है, ठीक है। स्टूडेंट जो सी है ना, जब इसको अगर देखोगे तो स्टूडेंट सी 5 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है। तो आपने यहाँ पर तीन स्टूडेंट का एग्जाम्पल देखा। जब आप तीनों स्टूडेंट को कंपेयर करते हैं तो आप ये पाते हैं कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो जब आप ये कंपेयर कर रहे हो कि भाई कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहा है, तीनों में क्या डिफरेंस है, इसको बेसिकली कहते हैं कंपैरेटिव मेथड पॉलिटिकल साइंस में। समझ रहे हो? तो इन तीनों के बीच में जब आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव मेथड, यानी तुलनात्मक सिद्धांत आप इसे कहते हैं। आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अब यहां पर आपको समझना है, सिमिलरली अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, तो हमारे जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए, जितने भी, मैं उन सभी का आगे चलकर नाम लूंगा, जितने भी राजनीति के जानकार या वैज्ञानिक हुए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने अलग अलग देशों की, आज हमारे पास लगभग 195 कंट्रीज ऐसे हैं जो सॉवरेन कंट्रीज हैं अराउंड द वर्ल्ड। ऐसे हालांकि बहुत सारी कंट्रीज है, 200 प्लस हैं, लेकिन मैं इनमें उन कंट्रीज का नाम ही नहीं ले रहा हूं, जैसे तिब्बत, मकाऊ, हवाई हो गया, जो किसी और देश के कब्जे में है। मैं उन देशों का नाम ही नहीं ले रहा, मैं उन देशों का नाम ले रहा हूं जो बेसिकली सोवरेन है, जो आज़ाद है, जो इंडिपेंडेंट है, जो फ्रीडम को इंजॉय कर रहे हैं। तो इन कंट्रीज के बीच में जब हम डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज देखते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कंपेयर कर रहे हैं दो देशों की पॉलिटिक्स को। हो सकता है जब आप कंपैरिजन करते हैं तो किसी एक टाइमलाइन को पकड़कर कंपेयर करें आप। हो सकता है कि आप 21st सेंचुरी में या 2026 में अमेरिका और इंडिया की क्या पॉलिटिक्स में डिफरेंसेस हैं, और अगर आपको मान लो 1500 में अगर करना है, 1500 में, तो उसमें इंडिया और अमेरिका की क्या पॉलिटिक्स थी। जब आप इस तरीके का कंपैरिजन करते हैं तो सीधा भाषा में आपको बोल रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में, इसी को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है। तो सिमिलरली पॉलिटिकल साइंटिस्ट कंपेयर कंट्रीज टू अंडरस्टैंड व्हाई इंडिया इज डेमोक्रेटिक, चाइना इज नॉट डेमोक्रेटिक, है ना। चाइना क्यों लोकतांत्रिक देश नहीं है, भारत क्यों लोकतांत्रिक देश है, जापान क्यों तेजी से ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, और पाकिस्तान में क्यों, है ना, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज हैं।
तो इन सभी चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं तो बेसिकली हम इस प्रकार से ये कहते हैं कि कंपेरेटिव मैथड यानी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक सवाल खड़ा हो जाता है, सर व्हाई डू वी कंपेयर, इसकी क्या ज़रूरत है? क्या हम आसानी से अच्छे से जीवन नहीं जी सकते हैं क्या? इसकी क्या ज़रूरत है? वैसे तो आम जीवन में सर कहा जाता है कि कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी दूसरे से, कंपेयर करना है तो खुद से करो कि कल तुम क्या थे और आज क्या हो तुम। तो हम कंपेयर क्यों करते हैं? देखो बेटा, सबसे पहले समझो, आप ये इमेजिन करो कि आपको 70 नंबर स्कोर करना है। आप ध्यान से समझिएगा, जस्ट इमेजिन, कोई भी एग्जामिनेशन ले लो, इमेजिन करो कि आपको 70 मार्क्स स्कोर करना है। कितना नंबर स्कोर करना है? 70 मार्क्स स्कोर करना है, जो भी एग्जामिनेशन आप ले लो। और आप पूछते हो, यू आस्क इज इट गुड, इज इट बैड? यू कैन नोट नो अनलेस यू कंपेयर विथ अदर्स। जब तक आप, जैसे मान लो आपको 70 नंबर आ गया, तो भाई आप 70 नंबर में अगर आप कंपेयर नहीं कर रहे हो तो खुश हो आप। लेकिन अगर आप कह रहे हो नहीं बहुत कम मार्क्स है ना, या फिर आप कहते हो बहुत ज़्यादा मार्क्स है, तो जब आप ज़्यादा या कम कहते हैं तो आप कंपेयर ही कर रहे हैं आप, है ना। अगर मान लो आप कंपेयर नहीं करते तो आप खुद में इतने में संतुष्ट हो जाते तो कंपैरिजन की सवाल ही नहीं खड़ी हो रही थी। लेकिन आप यहाँ पर बोल रहे हो यार एक खराब नंबर है या फिर अच्छा नंबर है, इट मीन्स यू आर कंपेयरिंग। यू कैन नॉट नो अनलेस यू कंपेयर विद अदर्स। सिमिलरली इफ इंडिया हैज 65% वोटर टर्नआउट, मान लो भारत में 65% लोग इसे वोट दे रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। वी अंडरस्टैंड इट्स सिग्निफिकेंस ओनली आफ्टर कंपेयरिंग इट विद द ऑस्ट्रेलिया। भाई अगर मान लो इंडिया में जितनी पॉपुलेशन उसका 65% लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन अगर मान लो हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में 90% लोग, जो वहां की जितनी जनता है उसका 90% जनता वोट कर रही है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 60% लोग अराउंड जो है वोट कर रहे हैं वहां के पॉलिटिक्स में, मतलब इलेक्शंस में। स्वीडन में 80% से ज्यादा लोग कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हो आप? तो कंपैरिजन क्रिएट्स अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली आप कह रहे हैं कि इंडिया में 65% कर रहे हैं और दूसरे देशों में इतना इतना कर रहे हैं, तो आप दूसरे देशों के बारे में क्यों जान रहे हो? आप इंडिया में जितने भी लोग वोट कर रहे हो उतने में ही आप खुश रहो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो आप इसलिए कहते हो ना कि भाई बहुत कम लोग वोट दे रहे हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि यू आर कंपेयरिंग विद द अदर कंट्रीज। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम यही देखते हैं कि कौन कंट्री कहां पर, जैसे यूनाइटेड स्टेट में 60% लोग अराउंड वोट कर रहे हैं, हमारे यहाँ 65% लोग वोट कर रहे हैं। ये हम कंपेयर कर रहे हैं और ये हम समझते हैं कि भाई कितने पॉलिटिकली अवेयर हैं अलग अलग देशों के लोग, कितने पॉलिटिकली आप कह सकते हैं एक तरीके से सीरियस हैं लोग वहाँ के। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर जाओगे तो ज़्यादा लोग सीरियस मिलेंगे पॉलिटिक्स को लेकर, 90% से ज़्यादा लोग वोट कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट में 60%, स्वीडन में 80%, इंडिया में अगर आप वही देख लें तो 65% है। आप समझ पा रहे होंगे। दिस इज बेसिकली द कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। तो कंपेयर हमने देख लिया कि क्या होता है, पॉलिटिक्स हमने देख लिया। हम क्यों कंपेयर करते हैं इसलिए भी हमने देखा। कंपेयर हम इसलिए करते हैं ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, हम ये समझ पाएं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। समझो अगर हम इस चीज़ में वोटर टर्नआउट को लेकर हम लोगों ने कंपेयर किया तो इससे हम ये समझ पाते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड में कहाँ टिक रहे हैं, कहाँ खड़े हो रहे हैं, कि हमारी पोजिशनिंग गुड है या हमारी पोजिशनिंग खराब है। आप समझ पा रहे होंगे। तो हम इसलिए भी बेसिकली कंपेयर करते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से और ग्रो करें। नाउ अब यहाँ पे एक चीज हमारा जो है एक सवाल खड़ा होता है, जैसा कि इस टॉपिक में भी है हमारा, नेचर ऑफ द कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। अगली हमारी टॉपिक क्या है? नेचर ऑफ द कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। ओके, चलिए समझ में आ गया। तो भाई सबसे पहले समझो, अगर मैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति की नेचर की बात कर रहा हूं तो इसका सिंपल मतलब ये है कि इट मीन्स द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अ सब्जेक्ट। नेचर माने क्या? नेचर माने स्वभाव या प्रकृति। तो भाई ऐसा है कि सबसे पहले समझो कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की नेचर क्या है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की जो नेचर है, पहली नेचर है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स इज बेसिकली कंपेरेटिव इन नेचर, यानी दिस इज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट आई कैन से। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की पहली जो नेचर है ये खुद कंपेरेटिव मानी जाती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की जो नेचर है, नेचर माने प्रकृति, हर इंसान की अपनी प्रकृति होती है। कोई ज़्यादा गुस्सा करता है, कोई ज़्यादा खुश रहता है ना। जो हम कोई ऐसे व्यक्ति आपने देखा होगा जो बहुत हैप्पी मोड में रहता है। उसी प्रकार कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेचर माना जाता है वो होता है कंपेरेटिव। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इसकी नेचर है। और बस इतना समझिए कि इसमें कहा जाता है कि एवरीथिंग इज अंडरस्टूड थ्रू कंपेरिजन। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की जो पहली नेचर है वो क्या है? कंपेरेटिव है। और इसमें कहा जाता है कि भाई हर चीज़ कंपैरिजन से समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल
एक स्टूडेंट कंपेयर करता है कि कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हमें एडमिशन लेना है, कौन सा स्टडी मटेरियल हमारे लिए ठीक है, हमारे पास ये 2-3 स्टडी मटेरियल है, इसमें से बेस्ट कौन है, किसको मैं चूज करूं, ये 3-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट से इनमें से किसको मैं चूज करूं, कौन हमारे लिए बेटर होगा, वो भी कंपेयर कर रहा है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट टेसरी ज्वाइन करने से पहले कंपेयर कर रहा है। Are you getting the point? Similarly, political scientists compare the constitutions of the different countries. यानी अगर मान लो यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। आमतौर पे हम ये कहते हैं कि नहीं कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत आगे है। जैसा फॉर एग्जांपल इंडिया में हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज बहुत पहले दे दिया गया था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, लेकिन अगर आप देखें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहुत बाद में मिला। इससे मालूम चलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आगे है यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये हमें कैसे मालूम चला कि हम आगे हैं? बिकॉज वी डिड द कंपैरिजन। जैसा कि मैंने कहा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति के पहली नेचर यही है कि कंपैरिजन वो करती है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। और यहाँ पे कंपैरिजन करने से हमें मालूम चलता है कि हमारी स्थिति क्या है, पोजिशनिंग क्या है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। पॉलिटिकल साइंटिस्ट दो कंट्रीज के बीच पॉलिटिकल पार्टीज को भी कंपेयर करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट या कोई एक पर्टिकुलर देश की पॉलिटिकल पार्टी कैसी है, कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे वहां पे काम कर रही है, वहीं दूसरे देश में वहां की पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम कर रही है, किस तरीके का उसका नेचर है, देश के प्रति कितनी समर्पित है। हम इलेक्शन सिस्टम्स की कंपैरिजन करते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इलेक्शन सिस्टम्स की हम कंपैरिजन करते हैं, है ना। किसकी कंपैरिजन करते हैं? इलेक्शन सिस्टम्स की कंपैरिजन करते हैं। और सिर्फ इलेक्शन सिस्टम ही नहीं कंपैरिजन करते हैं हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दो कंट्रीज की, इसके अलावा हम गवर्नमेंट को भी कंपैरिजन करते हैं कि वहां की गवर्नमेंट कैसी है, कैसे काम कर रही है, क्या उनका अप्रोच है देश की गवर्नेंस को लेकर, वहीं दूसरी कंट्रीज में क्या है। इससे हमें यह मालूम चल पाता है कि उस देश की क्या स्ट्रेंथ पॉइंट है, क्या वीकनेस है, और साथ ही साथ दूसरे देश की क्या जिस देश के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी क्या स्ट्रेंथ पॉइंट और वीकनेस पॉइंट है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर आप इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़कर देखना चाहो तो मान लो आप एक स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो, तो आप क्या कंपैरिजन करते हो कि भाई अगर मान लो आपके पास 20,000 रुपीज़ है एंड आपके पास मान लो 4-5 फ़ोन जैसे रियलमी, शाओमी, सैमसंग वगैरह लेने का ऑप्शन है, तो भाई आप कंपैरिजन करोगे ना कि भाई किसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है, किसकी बैटरी क्वालिटी अच्छी है, किसकी प्राइस क्वालिटी अच्छी है। मतलब प्राइस क्वालिटी इन द सेंस कौन हमें बढ़िया प्राइस में ज़्यादा यानी कम प्राइस में ज़्यादा हमें फैसिलिटी दे रहा है, प्राइस क्वालिटी कहने का तात्पर्य है। सो बिफोर मेकिंग अ डिसीजन टू बाई अ फोन, आप कैमरा एंड बैटरी और प्राइस एंड डिफरेंट थिंग कंपैरिजन कर रहे हैं। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डज द सेम थिंग विद द पॉलिटिकल सिस्टम्स। आप समझ पा रहे होंगे। वहीं दूसरी जो हमारी ऑफ कोर्स हमारी जो नेचर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की कि ये सिस्टम साइंटिफिक इन नेचर होता है, यह वैज्ञानिक है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? और साइंटिफिक मीन्स यहाँ पर समझना है, साइंटिफिक मीन्स कि भाई ऐसा है कि ऑब्जर्वेशन, डेटा कलेक्शन, एविडेंस एंड वेरिफिकेशन। पॉलिटिकल साइंटिस्ट डू नॉट सिंपली गिव ओपिनियंस, सिर्फ देख करके भैया ये यूनाइटेड स्टेट है, इंडिया के पॉलिटिक्स है तो उसको लेकर ये सिर्फ कंपैरिजन नहीं करते हैं सिंपली, इनका ये कोई ऐसा गोल नहीं होता है ना। उनके पास किसी भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट के पास एक प्रॉपर जो है प्रोसेस होता है किसी भी देश का जो है दो देशों के बीच में कंपैरिजन करने को लेकर, है ना। ये चीज़ हमें याद रखना है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जब भी कंपैरिजन करता है किसी कंट्रीज के बीच में तो उसके पास एक डेटा और फैक्ट होता है। जैसा कि मैंने कहा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिर्फ देख करके तुक्के से कंपैरिजन नहीं किया जाता है कि भैया अमेरिका के पॉलिटिक्स ऐसी है, इंडिया के पॉलिटिक्स ऐसी है, चाइना के पॉलिटिक्स ऐसी है, रशिया के पॉलिटिक्स ऐसी है। जी नहीं, वहां पर बिना किसी डेटा का कंपैरिजन नहीं होता है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि विथ ऑब्जर्वेशन, विथ डेटा कलेक्शन, विथ एविडेंसेस, विथ वेरिफिकेशन, है ना, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कंपेयर करते हैं किसी कंट्री की पॉलिटिक्स को, और इसके लिए वो फैक्ट्स और एविडेंस बेसिकली गैदर करते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? फॉर एग्जांपल यहां पर आप समझिएगा एक क्वेश्चन है, व्हाई डू सम कंट्रीज हैव हायर वोटर टर्नआउट। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ऑस्ट्रेलिया में और स्वीडन में ज़्यादा लोग वोट कर रहे हैं, वहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडिया में बहुत कम लोग वोट कर रहे हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, सर व्हाई डू सम कंट्रीज हैव हायर वोटर टर्नआउट, है ना, कुछ देशों में क्यों ज़्यादा लोग वोट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले समझो, इस चीज़ को समझने के लिए भाई हमें देखना होगा कंपेयर करके दोनों देशों को। मान लो फॉर एग्जाम्पल यूएसए और ऑस्ट्रेलिया को, या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को, कि ऑस्ट्रेलिया में क्यों ज़्यादा हो रहा है, इंडिया में क्यों कम हो रहा है। इसके लिए साइंटिफिक जो अप्रोच है, यानी कहने का तात्पर्य जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं उन लोग बेसिकली क्या करता है कि वहाँ का एजुकेशन डेटा देखता है,
दो कंट्रीज की, उनकी इनकम डेटा देखता है दोनों कंट्रीज के बीच की, एज डेटा देखता है, एज मतलब कि किस ग्रुप को लोग ज्यादा वोट कर रहे हैं, इलेक्शन लॉज वहां के कानून देखते हैं इलेक्शन से रिलेटेड। जब इन 4-5 चीजों या जो कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर जब दो कंट्रीज का कंपैरिजन किया जाता है तो हम कहते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स साइंटिफिक तरीके से कंपेयर की जा रही है। और ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने कहा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी जो नेचर होती है वो ये होती है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स साइंटिफिक तरीके से कंपेयर करती है दो देशों की राजनीति को। अब इसको एक स्टूडेंट एग्जाम्पल के साथ जोड़कर देखो। सपोज यू वांट टू नो, है ना, व्हाई डू टॉपर्स स्कोर मोर मार्क्स, कि भाई आपको मालूम करना है कि टॉपर ज्यादा मार्क्स क्यों स्कोर कर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये जो टॉपर है, कोई एक पर्टिकुलर एबीसीडी टॉपर है, आप सबसे पहले देखते हो कितने घंटे पढ़ रहा है, टोटल आवर ऑफ स्टडी आप उसका देखते हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसके बाद आप ये देखते हैं कि भाई वो कितना रिवीजन, कितनी बार बार रिवीजन कर रहा है, कैसे रिवीजन कर रहा है, आप ये देखते हैं। फिर इसके अलावा और बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे आप ये देखते हैं कितना उसने मॉक टेस्ट लगाया है ना। मैं यूपीएससी सीएससी की बात कर लेता हूं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जब ये सारी चीजें आप देख लेते हैं तो आप इस कंक्लूजन पे, जो कंक्लूजन पे बेसिकली पहुंचते हैं, जो आप समझ पाते हैं, है ना भाई, आप जब कंपैरिजन, जब सारी चीजें देखते होंगे तो आप खुद से भी कंपेयर करते होंगे कि भाई मैं तो इतना घंटा नहीं पढ़ रहा, है ना, या मैं बहुत ज्यादा घंटा पढ़ रहा हूं लेकिन बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ पा रहा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं रिवीजन अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं टॉपर जैसा, मैं मॉक टेस्ट उतना नहीं लगा पा रहा हूं। तो जब आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो ये कंपैरिजन बेसिकली आप साइंटिफिक थिंकिंग के बेस पे कर रहे हो। आपके पास एक डेटा है, आपके पास फैक्ट है, एविडेंस है, उसके बेस पे कंपैरिजन कर रहे हो। नाउ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यूजेस द सेम मेथड। याद रखना, जैसे आप यहां पे करो ना, वैसे दो देशों की कंपैरिजन में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में साइंटिफिक तरीके से कंपैरिजन की जाती है। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेचर होती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, ऑफ कोर्स इट इज एनालिटिकल। ये याद रखना, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी पॉलिटिकल साइंस में, यू कैन नॉट स्कोर हायर मार्क्स। जब मैं तैयारी कर रहा था, मैं भी इसी तरीके से पढ़ा करता था, रियल लाइफ से कनेक्ट करके। जितना इजीली तुम समझोगे और इजी तरीके से तुम एग्जामिनर को दिखाओगे अपने कॉपी में, उतना ज़्यादा चांस है यू विल स्कोर हायर मार्क्स। आई स्कोर्ड 300+ मार्क्स बाय प्रिपेयरिंग दिस काइंड ऑफ मैथड। जब तक आप इस तरीके से तैयार नहीं करोगे, हालांकि सिर्फ ये एक कारण नहीं था जिसके कारण मेरी 300+ मार्क्स स्कोर मैं कर पाया। देर वर मैनी रीजन्स, देर वर मल्टीपल रीजन्स। एक मैं लेक्चर लूंगा वेर आई विल डिस्कस कि क्या कारण रहे थे, है ना। चलिए भाई, तीसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिकली इट इज एनालिटिकल इन नेचर। नाउ सबसे पहले समझो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एनालिटिकल नेचर को लेकर माना जाता है कि विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है। इसका मतलब है, एनालिटिकल मीन्स यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा क्यों कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एनालिटिकल कहा गया। एनालिटिकल का मतलब है कि फाइंडिंग कॉजेज बिहाइंड इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वोटर टर्नआउट की बात कर रहा हूं किसी देश की, तो भाई हम ये समझने का प्रयास करेंगे इसके पीछे का कारण क्या है। जब आप कारण के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो एनालिटिकल मींस फाइंडिंग कॉजेज बिहाइंड इवेंट्स, कि दो कंट्री में अगर कोई एक सेम घटना घटी है तो इसके पीछे कारण क्या है। और सिर्फ आप वहां पर ये नहीं देखते क्या क्या घटना घट रहा है, बल्कि आप ये समझने का प्रयास करते हैं क्यों वो घटना घट रही है दोनों देशों में। जैसे यूएसए में क्यों इतने कम लोग वोट कर रहे हैं, इंडिया में क्यों इतने लोग कम वोट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे समझाना चाहता हूं, इंडिया में कोएलिशन गवर्नमेंट्स हैं। आपको ये मालूम होगा इंडिया में क्या है बेटा, कोएलिशन गवर्नमेंट है ना। अभी देख लो ना, अभी जैसे सेंटर में भी कोएलिशन गवर्नमेंट है, 2-3 पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां मिलकर जब सरकार बनाती हैं तो हम कहते हैं कि वो कोएलिशन गवर्नमेंट है। इस तरीके से हम समझते हैं। तो भारत में कोएलिशन अभी गवर्नमेंट है। तो आप थोड़ा एनालाइज कभी कभी करते होगे, या फिर आप एनालाइज करके देख लो कि व्हाई कोएलिशन गवर्नमेंट्स, है ना। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिंगल पार्टी रूल करे, कोएलिशन गवर्नमेंट की क्या जरूरत पड़ गई, है ना। और रीजनल पार्टीज यहां क्या रोल प्ले कर रही हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। जब हम ये सारी चीजें कंपैरिजन करते हैं कि भाई यूनाइटेड स्टेट का जो लीडर है वहां पर सिंगल पार्टी रूल कर रही है, हमारे देश में क्यों नहीं है, हमारे देश में 2-3 पार्टी या 4 पार्टियों से मिलकर एक कोएलिशन पार्टी वो रूल कर रही है। तो यहां पर जब आप कंपैरिजन करते हैं, या फिर मान लो कहीं पर कोई रॉयट हुआ यूनाइटेड स्टेट में या फिर इंडिया में हुआ, तो हम जब ये समझने का प्रयास करते हैं क्या इसके पीछे कारण है, तो ये जब आप कारण के माध्यम से जब कंपैरिजन करते हो तो हम उसे कहते हैं कि भाई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिटिकल इन नेचर भी है। फॉर एग्जांपल, आप मान लो कोई मॉक टेस्ट देते हो, आप उसमें फेल हो जाते हो, तो आप एनालाइज करोगे ना भाई कि आप जो फेल हुए ये बेसिकली एक इवेंट है, तो क्यों फेल हुए, क्या लैक ऑफ रिवीजन था, या फिर टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाए, या फिर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत वीक थी।
तो जब आप कारण पकड़ते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं कि आप एनालिसिस कर रहे हो। उसी प्रकार यहाँ पर समझना है कि जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट को दो देशों की कंपैरिजन करते वक्त किसी पर्टिकुलर इवेंट का कारण आप जानने का प्रयास करते हैं कि वहाँ पे क्यों हुआ, हमारे यहाँ क्यों हुआ, देन वी सी दैट कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एनालिसिस कर रहे हैं। बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो बेसिकली एक इसका नेचर ये भी होता है कि एक एनालिटिकल प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अगली जो नेचर है बेटा वो है डायनामिक। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज बेसिकली द डायनामिक इन नेचर, वी हैव टू अंडरस्टैंड। और अगर मैं कह रहा हूं डायनेमिक, तो डायनेमिक का मतलब होता है जो हमेशा बदलता रहे, याद रखेंगे। और पॉलिटिक्स में कभी एक चीज फिक्स नहीं होती। जैसा कि हम सभी जानते हैं नेचर की अपनी रोल होती है कि हर चीज बदलती रहती है। जैसे हम कहते हैं ना ज्योग्राफी में कि अर्थ का सर्विस डायनेमिक इन नेचर है, अर्थ की सरफेस, है ना। उसी प्रकार जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स भी एक डायनेमिक इन नेचर है, हमेशा एक जैसा नहीं रहती है। पॉलिटिक्स जो आज की है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स 30 ईयर्स अगो। 30 साल पहले जैसे देश में किसी भी देश की जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी, आज के समय उसी देश की पॉलिटिक्स सेम नहीं है। बहुत सारी चेंजेस बदलती हैं। जैसे पहले सोशल मीडिया पॉलिटिक्स नहीं था, सोशल मीडिया पॉलिटिक्स है, यानी पॉलिटिक्स में सोशल मीडिया की यूज किया जा रहा है। पहले डिजिटल कैंपेन नहीं हुआ करता था, आज ऑनलाइन ही कैंपेन किया जा रहा है पार्टियों के इलेक्शन के समय। पहले ऑनलाइन वोटिंग डिस्कशन नहीं हुआ करता था, आज एक लार्ज गैदरिंग है लोगों का सोशल मीडिया पर, जब लोग जाकर आपस में डिस्कशन करते हैं, तुम किसको वोट दिया, हमें इसको वोट देना चाहिए, हमें इसको नहीं देना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इलेक्शन में यूज किया जा रहा है, जो पहले नहीं हुआ करता था। अब जैसे अगर आप ही के रियल लाइफ में एग्जांपल लेकर समझाऊं, तो 5 इयर्स अगो देख लो, स्टूडेंट बेसिकली किस चीज से पढ़ा करते थे, किताब से पढ़ा करते थे। और आज की जो बात है, आज देखेंगे आज बच्चे किस चीज से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। आज बच्चे यूट्यूब से ही नहीं, आज देखिए कि बच्चा जो सोशल मीडिया, टेलीग्राम, बहुत सारी चीजों का उपयोग कर रहा है, एआई टूल्स यूज कर रहा है, ऑनलाइन कोचिंग का यूज कर रहा है। सो आप ये भी देख लो ना कि प्रिपरेशन का पूरा मेथड बदल गया है। सो पॉलिटिक्स एग्जैक्टली सेम तरीके से चेंज होती है। पॉलिटिक्स बेसिकली डायनामिक इन नेचर होता है। तो पहले जैसे हम पॉलिटिक्स, दो देशों के पॉलिटिक्स को कंपेयर किया करते थे, आज हम उस तरीके से नहीं करते हैं। समझ रहे हो ना। पहले हम देखते थे कि पहले सोशल मीडिया नहीं था तो एक अलग तरीके से हम कंपैरिजन करते थे, आज हम अलग तरीके से कर रहे हैं। प्रोसेस सेम है, कंपैरिजन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम इस चीज को लेकर कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई 30 ईयर पहले जो चीजें दो देशों में थी, आज वो नहीं, आज चीज बदल चुकी है। तो याद रखना, पॉलिटिक्स डायनेमिक इन नेचर होता है। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी जब हम दो देशों की राजनीति को कंपेयर करते हैं तो समयानुसार तरीके बदल जाते हैं। अब इसके बाद हमारी जो अगली जो ये पॉइंट है, अगली पॉइंट है, हमें समझना है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का भी होता है, यानी बहुविषयक नेचर का होता है। क्या नेचर का होता है? इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का होता है। आप समझ पा रहे होंगे। देखिए ऐसा है, अगर मैं इंटरडिसिप्लिनरी अगर कह रहा हूं तो इसका सिंपल मतलब है यूजिंग नॉलेज फ्रॉम मैनी सब्जेक्ट्स। पॉलिटिक्स अलोन कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, है ना। अगर मान लो हम लोग क्या, जैसे अगर मान लो हमें किसी देश की पॉलिटिक्स को कंपेयर करना है तो हमें अलग अलग सब्जेक्ट का जो है यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि भाई अगर मान लो अगर किसी देश की इकोनॉमी को हम कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम किसी दो देशों की इकोनॉमी को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। भाई इकोनॉमी का सीधा इंपैक्ट किससे? पॉलिटिक्स से। वहाँ भी सरकार जैसे काम करेगी वैसा वहाँ पर विकास होगा, वैसा वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन होगी। तो याद रखना ये चीज़ कि जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दो देशों के या दो से अधिक देशों की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट के बेस के आधार पर भी करते हैं कि वहाँ की सोसाइटी कैसी है ना। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कभी कभी सोशोलॉजिकल मेथड यूज करती है, समाजशास्त्रीय विधि भी यूज करती है कि वहाँ की सोसाइटी कैसी है, हमारे यहाँ की सोसाइटी कैसी है, वहाँ के कैसे किस प्रकार की प्रेशर ग्रुप्स हैं, हमारे यहाँ के कैसे प्रेशर ग्रुप्स हैं। कभी हम साइकोलॉजी समझने का प्रयास करते हैं कि भाई अगर मान लो यूएसए और इंडिया के अगर पॉलिटिक्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ह्यूमन बिहेवियर क्या है, वहाँ के लोग कैसे जो है बिहेव करते हैं पॉलिटिक्स को लेकर, है ना। वहाँ के लोगों का क्या विचार है, क्या लाइफ स्टाइल है, हमारे यहाँ के लोगों का क्या लाइफ स्टाइल है, हमारे यहाँ के लोगों का क्या विचार है। तो जब आप इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि देखिए जैसी बिहेवियर होगी उस तरीके से उनका रिपरकेशंस भी दिखेगा पॉलिटिक्स में, उस तरीके से उनके बिहेवियर दिखेगी, है ना। जैसे अगर आप देख लो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के लोगों के बिहेवियर बहुत डिफरेंट है, दे आर पॉलिटिकली मोर अवेयर कंपैरिजन टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप समझ पा रहे होगे मेरी बात को। तो हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में साइकोलॉजिकल कंपैरिजन भी करते हैं, है ना। यहाँ पर याद रखना है कि हम हिस्टोरिकल कंपैरिजन भी करते हैं, है ना। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि स्टडी जो है पास्ट इवेंट्स पे भी होता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है आपका कि 2026 में यूएसए में क्या हो रहा है या यूएसए की पॉलिटिक्स को इंडिया के पॉलिटिक्स हम कंपेयर करें, ये जरूरी नहीं है।
ये भी तो हो सकता है कि भाई आज के 1500s में, है ना, या फिर जब अमेरिका आज़ाद हुआ था 1776 में, 4 जुलाई 1776 को, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की क्या पॉलिटिक्स थी, वहाँ की क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी, इंडिया की क्या एट द सेम टाइम पॉलिटिकल कंडीशन थी। तो भाई ये चीज़ भी जब हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली हम जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स यानी कंपेयर कर रहे हैं जब दो देशों के पॉलिटिक्स को, तो हिस्टोरिकल बेस पे कर रहे हैं। अगर लोगों के बिहेवियर को हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम साइकोलॉजिकल बेस पे कर रहे हैं लोगों का वहाँ, या फिर दो देशों की सोसाइटी का जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी हम सोसाइटियल कंपैरिजन के साथ कर रहे हैं, ऐसे हमें देखना है। अब इसी को अगर आप थोड़ा सा एग्जांपल में देखना चाहें तो आप ये बताओ, जब आप यूपीएससी में कोई अगर मान लो स्टूडेंट अपीयर हो रहा है ना, तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है यूपीएससी मेंस में तो आपकी सारी सब्जेक्ट अच्छी होनी चाहिए। जीएस 1 के जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री आपके स्ट्रांग होना चाहिए। जीएस 2 में आपकी पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर स्ट्रांग होना चाहिए, यानी जीएस 3 में उसी प्रकार से। तो सिमिलरली जिस तरीके से आप ये कहते हो कि भाई हमारी भी स्कोर अच्छी होनी चाहिए, उस टॉपर का इतना हुआ था, मुझे भी इतना स्कोर करना है, आप बेसिकली कंपेयर कर रहे हो, हिस्ट्री से कंपेयर कर रहे हो। कोई एक्स वाई जेड टॉपर का हिस्ट्री में इतना मार्क्स आया तो मुझे भी इतना आना चाहिए। ज्योग्राफी में इस पर्टिकुलर टॉपर का इतना मार्क्स आया था, मेरा भी इतना आना चाहिए, है ना। या फिर मुझे इकोनॉमी में इतना स्कोर करना चाहिए, है ना, तभी मैं दूसरों के मुकाबले मेरी अच्छी मार्क्स आएगी और मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो जब आप इस तरीके की सोच रखते हैं तो आप यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट की मार्क्स को कंपैरिजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सिमिलरली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी अलग अलग डिसिप्लिन की जरूरी होती है, यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम किसी दो देश की हिस्ट्री को भी कंपेयर करते हैं, ज्योग्राफी को भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी या हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट हो उसका सीधा इम्पैक्ट पॉलिटिक्स पे भी हो रहा है। इसलिए हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अलग अलग सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए उसी पॉइंट ऑफ व्यू से दो देशों की पॉलिटिक्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। और साथ ही साथ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अगला जो नेचर है बहुत ही जरूरी है। बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यूनिवर्सल इन स्कोप होता है। याद रखना, अर्लियर शुरुआती समय में जब पॉलिटिकल साइंस जो था वो बेसिकली यूरोप को लेकर सेंट्रलाइज होता था, है ना, कि यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस है, ब्रिटेन है, उन्हीं के बीच में कंपैरिजन हो रही है। क्योंकि आज के लगभग 400-500 साल पहले जो पूरा ही स्टडी जो था यूरोप को लेकर सेंट्रलाइज था, लोग पूरे वर्ल्ड को लेकर कंपैरिजन भी नहीं किया करते थे। और मैं उदाहरण भी देना चाहता हूँ भाई, ऐसा है कि यूरोपियन कंट्रीज के नज़र में इंडिया आया था 1498 में, उससे पहले तो इंडिया के एग्जिस्टेंस भी नहीं जानते थे वो, है ना। वास्को डी गामा एंटरप्रेन्योर और जो बहुत बड़ा सी वाइज हम कह सकते घुमक्कड़ जो इंसान था, जब वो इंडिया में आया तब वो कहा जाता है कि उसने इंडिया की खोज की। हालांकि बड़ी हंसी की बात है कि उससे पहले भी इंडिया अवेलेबल था, बस इनके नज़र में नहीं था। तो इसीलिए जब तक इन्होंने अलग अलग देशों को नहीं खोजा, जैसे 1492 में कोलंबस ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की खोज की, तो भाई इससे पहले तो इनके नज़र में कोई और कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। और इसी कारण से इनकी जो कंपैरिजन चला करती थी यूरोपियन कंट्रीज के बीच में ही चला करती थी। जब इन्होंने फाइंड किया कि भाई ऐसी भी देश हैं, तो इन्होंने इन देशों के साथ भी कंपैरिजन शुरू कर दिया। आज के स्कॉलर जब भी कंपैरिजन करते हैं, जो पॉलिटिकल स्कॉलर यानी पॉलिटिक्स में जो महापुरुष हैं, जब ये स्कॉलर कंपैरिजन करते हैं दो देशों के पॉलिटिक्स को, तो ये देखते हैं कि भाई इंडिया की क्या गवर्नेंस सिस्टम है, या फिर चाइना का क्या गवर्नेंस सिस्टम है ना, या फिर जो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि जो कंट्रीज जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्वे में क्या वेलफेयर सिस्टम है, नॉर्वे में कैसे सरकार चल रही है, इंडिया में कैसे चल रही है ना। तो बेसिकली आज कंपैरिजन जो होता है ना यूनिवर्सल तरीके से होता है, मतलब वर्ल्ड का कोई भी कंट्री हो उसके बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है। आज के लगभग 400 या 500 ईयर्स अगो कंपैरिजन ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले यूरोप तक ही सेंट्रलाइज था कि यूरोपियन कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। आज पूरे यूनिवर्सल लेवल पे कंपैरिजन होता है, क्योंकि आज लगभग सब लोगों को मालूम है इस 21st सेंचुरी में कि कितनी कंट्रीज हैं, कितनी कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने आइलैंड्स हैं, और वहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कौन कौन सी सरकारें हैं। तो इस प्रकार हमने अभी देखा कि जो हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसका नेचर क्या है। हमने ये समझा कि व्हाट इज़ बेसिकली कंपैरेटिव, व्हाट इज़ बेसिकली पॉलिटिक्स, और इसके अलावा हमने ये समझा कि भाई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की नेचर क्या होती है। इसके बाद हमारी जो अगली टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। क्या है हमारी टॉपिक? स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक राजनीति का दायरा। आप समझ पा रहे होंगे भाई, ऐसा है कि अब अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप को समझ रहे हैं तो इसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी होगी। यहां पे समझो कि पहले तो तुम नेचर समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल हर व्यक्ति की अपनी एक नेचर होती है ना। जैसे मान लो मेरा एक अपना नेचर है कि मैं हैप्पी रहने वाला इंसान हूँ, बहुत ही एम्बिशियस हूँ, है ना, ये मेरी नेचर है। और मेरी जो गोल क्या है मेरी लाइफ की, है ना, मेरा स्कोप क्या है ना।
तो उसी प्रकार कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर अलग है और उसके गोल अलग है। आज हम लोग गोल या स्कोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। और स्कोप में क्या बेसिकली हम पढ़ते हैं, स्कोप में बेसिकली हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बेसिकली उसका गोल क्या है। जब वो दो देशों का पॉलिटिक्स को कंपेयर करता है तो बेसिकली उसकी उद्देश्य क्या होती है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखता है। बच्चों सबसे पहले समझो, जब भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप की हम बात करते हैं तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के दौरान जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, वो दो देशों की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का गोल ये भी होता है कि दो देशों के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को कंपेयर किया जाए। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं दो देशों की अगर बात कर रहा हूं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन की, तो ऐसा है कि पहली तो यहां पे मैंने लिख दिया कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का कंपैरिजन, है ना। तो इसका मतलब यह है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का गोल ये होता है कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर वहाँ की सरकार है कैसे काम करती है, वहाँ की अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूशन से कैसे काम करती है, इंडिया की कैसे करती है। अगर हम इंडिया और यूएसए के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं, वहाँ की पार्लियामेंट किस तरीके से काम करती है, वहाँ के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, हमारे यहाँ का पार्लियामेंट कैसे काम करता है, वहाँ की जुडिशरी कैसे काम करती है, हमारे यहाँ की जुडिशरी कैसे काम करती है, वहाँ की एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है यानी कार्यपालिका, हमारे यहाँ की एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है। तो जब हम इस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को ध्यान में रखकर जो देशों का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम कहते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो एक स्कोप है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का कंपैरिजन करना, उसको हम पूरा कर रहे हैं। जैसे अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे देखो, एक कॉलेज में प्रिंसिपल टीचर्स स्टूडेंट यूनियन होता है, उनकी अलग अलग कार्य होती है ना। तो जब हम मान लो कि अलग अलग कॉलेज है ना, जैसे एक XYZ कॉलेज और एक ABC कॉलेज है, तो जब दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो हम देखते हैं कि नहीं कि भाई यहाँ के प्रिंसिपल अच्छा, वहाँ के प्रिंसिपल खराब है, यहाँ के टीचर्स अच्छे, वहाँ के टीचर्स खराब है ना। यहाँ का स्टूडेंट यूनियन थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है, उस कॉलेज का कम करता है। हम कंपेरिजन कर रहे हैं, यानी हम उस कॉलेज की अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। उसी प्रकार जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हैं तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में जब हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का कंपैरिजन करते हैं, है ना, तो उस दौरान हम वहाँ की जो 3 पिलर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स, उनकी भी कंपैरिजन करते हैं। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के साथ कंपैरिजन किया जाता है। याद रखना, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जब दो देशों के बीच कंपैरिजन की जाती है तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का भी कंपैरिजन किया जाता है। उसी प्रकार पॉलिटिकल प्रोसेसेस की भी कंपैरिजन की जाती है। किसकी कंपैरिजन की जाती है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस की। इफ आई से पॉलिटिकल प्रोसेसेस, इट मीन्स एक्टिविटीज थ्रू विच पॉलिटिक्स ऑपरेट्स बेसिकली। Here it includes the elections, campaigns, voting and policy making, है ना। यानी अगर मैं कह रहा हूं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात अगर मैं कर रहा हूं तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब कंपेयर करता है दो देशों के पॉलिटिक्स को तो वो प्रोसेसेस को भी जो है कंपेयर करता है। प्रोसेसेस का तात्पर्य है कि उस देश में, जैसे मान लो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पे कैसे इलेक्शन हो रहा है ना, जैसे वहाँ के प्रेसिडेंट किस तरीके से होता है, कौन से इलेक्शन सिस्टम के थ्रू होता है। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है इंडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के थ्रू होता है। हमारे यहाँ इलेक्शन फेयर होता है कि नहीं, वहाँ पर फेयर हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे कैसे कंपेन होती है इलेक्शंस के दौरान, हमारे यहाँ पे कैसे होता है, वहाँ की वोटिंग वे क्या है, वहाँ पे लोग कैसे वोट करते हैं, हमारे यहाँ कैसे वोट कर रहे हैं, वहाँ पे कानून कैसे बनाती है सरकारें, हमारे यहाँ कैसे बना रही है। जब हम इस प्रकार का कंपैरिजन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस का भी कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दो देशों की पॉलिटिकल प्रोसेसेस को भी कंपेयर किया जाता है। आप समझ पा रहे हो। अगली जो हमारी पॉइंट है पॉलिटिकल बिहेवियर, है ना। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दो देशों की पॉलिटिकल बिहेवियर का भी कंपैरिजन करता है। किसका करता है, पॉलिटिकल बिहेवियर का। तो तीसरा हमारा क्या है, पॉलिटिकल बिहेवियर। किसकी कंपैरिजन कर रहा है ये, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दो देशों की पॉलिटिकल बिहेवियर का भी कंपैरिजन करता है। सो इफ आई से इसकी पॉलिटिकल बिहेवियर, तो इसका मतलब पहले तो मैं लिख लेता हूं, इसका मतलब ये हुआ, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि भाई पॉलिटिक्स को लेकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वहाँ के लोगों का क्या राय है, कैसे पॉलिटिक्स को डील करते हैं वहाँ के लोग, हमारे यहाँ के लोग कैसे पॉलिटिक्स को डील करते हैं, है ना। तो जब हम पॉलिटिकल बिहेवियर का अंडरस्टैंडिंग करते हैं, वहाँ के लोग कैसे वोट कर रहे हैं, हमारे यहाँ लोग कैसे वोट कर रहे हैं, वोटिंग को लेकर क्या राय है, वहाँ के लोगों को वोटिंग को लेकर क्या राय है ना। जब प्रोटेस्ट करना होता है तो हमारे यहाँ किस तरीके की प्रोटेस्ट होती है, वायलेंट होती है या नॉन वायलेंट होती है, क्या अप्रोच होता है, वहाँ पे किस तरीके का अप्रोच होता है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के क्या क्या प्रोसेसेस हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, वहाँ पे कैसे करते हैं लोग। तो जब हम ये कंपैरिजन करते हैं ना दो देशों के बीच में, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं कि भैया तुम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर तुम पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी कर रहे हो, दो कंट्रीज के पॉलिटिकल बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से तुम कंपैरिजन कर रहे हो दो कंट्रीज की, समझ रहे हो। जैसे आपने देखा होगा जब यूनियन इलेक्शन होता है, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन, तो कुछ स्टूडेंट जो है कंपेन बहुत एक्टिवली करते हैं, कुछ
कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कैंपेन में नहीं जाते हैं, सिर्फ वोट करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं इलेक्शन को, उनको कोई मतलब नहीं है उससे। सिमिलरली सिटीजन्स करते हैं, है ना, कि कुछ वोट देने जा रहा है, कुछ कैंपेन में जा रहा है ना, जय बीजेपी को लेकर, है ना, मोदी जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, आपने इस प्रकार के नारे सुने होंगे कैंपेन में। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो कैंपेन में नहीं जा रहे, सिर्फ वोट दे रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ वोट ही नहीं देने जा रहे हैं। ये बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एक पॉलिटिकल बिहेवियर है। तो ये तो इंडिया की हम बात कर रहे हैं ना, ऐसे अलग अलग देशों का भी हो सकता है। तो अलग अलग देशों में ये चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट जब पॉलिटिकल बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कंपैरिजन करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि भाई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल बिहेवियर का स्टडी कर रहा है दो देशों के बीच का। और पॉलिटिकल जब हम बिहेवियर के बाद अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक और स्कोप होता है, ये ध्यान से समझिएगा, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। वो होता है पॉलिटिकल कल्चर, यानी दो देशों के पॉलिटिकल कल्चर की भी कंपैरिजन की जाती है जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं। याद रखना, यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये माना जाता है। और यहाँ पर अगर मैं पॉलिटिकल कल्चर की कंपैरिजन की बात करूं तो इसका सिंपल मतलब है कि वहां के लोगों का, है ना, क्या एटीट्यूड है, क्या बिलीफ है पॉलिटिक्स को लेकर। जैसे तुम ऑस्ट्रेलिया अगर ले लो, ऑस्ट्रेलिया में लोगों की क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स, हमारे यहाँ पे लोगों का क्या है। तो जब हम पॉलिटिकल कल्चर का कंपैरिजन करते हैं, है ना, तो हम इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन वहीं सब कुछ कंट्रीज हैं, है ना, जैसे अभी ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल कि इंडिया में बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में बहुत विश्वास रख रहे हैं, लेकिन तुम और कंट्रीज देखोगे, बहुत सारे अराउंड द वर्ल्ड ऐसे कंट्रीज है जहाँ के लोगों को पॉलिटिक्स पे कुछ विश्वास ही नहीं है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि इंडिया में थोड़ा ज़्यादा बिलीव है और देशों में नहीं है। तो क्या आप कर रहे हो, बेसिकली आप पॉलिटिकल कल्चर का कंपेरिजन कर रहे हो। जैसे नहीं होता है आपके क्लासरूम में कि अलग अलग कल्चर के बच्चे होते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस जो है आप यहाँ पे आपने देखा होगा कि क्लास में आपके कुछ बच्चे, जब टीचर पढ़ाता है तो बच्चा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है टीचर से, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं। आप समझ पा रहे हो? तो एग्जैक्टली पॉलिटिकल कल्चर ऐसे ही काम करता है। आप समझ रहे हो ना। अगली पॉइंट अब लोग समझते हैं। भाई ऐसा है कि अगला जो स्कोप है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का वो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये भी देखते हैं कि दो देशों के बीच की क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। और अगर मैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट कह रहा हूं तो इसका सिंपल मतलब है कि वहां की, मान लो XYZ कंट्री है, वहां की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, या वहां का जो गवर्नेंस सिस्टम है, उसमें क्या किस तरीके का इंप्रूवमेंट हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। और सेम अगर मैं एक पर्टिकुलर यानी इंडिया से अगर कंपैरिजन कर रहा हूं या फिर विश्व के किसी दूसरे देश से कंपैरिजन कर रहा हूं, तो दोनों देश की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, वहां पे काम अच्छे से कर रही कि नहीं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उनकी गवर्नेंस सिस्टम कैसी है। जब हम वहां की उनके गवर्नेंस तरीके से यानी शासन के प्रणाली के अनुसार जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन कर रहे हो, है ना। इसके बाद हमारी जो अगली आती है वो आती है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी में हम क्या करते हैं, पब्लिक पॉलिसी में हम ये देखते हैं कि भाई ऐसा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर कोई दूसरा कंट्री का एग्जांपल ले लो ना, बार बार क्यों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ले। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में किस तरीके से पब्लिक पॉलिसी बन रही है, वहां पर कैसी सरकारें कानून बनाती है, लॉ बनाती है ना। वहाँ की समस्याएं जो हैं समाज में या जो उस कंट्रीज में, उनको सॉल्व करने के लिए किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, हमारे देश में कैसे कर रही है, या फिर ब्रिटेन में कैसे काम कर रही है, ऑस्ट्रेलिया में कैसे काम कर रही है। जरूरी थोड़ी है कि इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है, दो देशों के बीच आपको कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया 2020, आयुष्मान भारत डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आया। तो भाई उसी प्रकार ये जो अलग अलग सेक्टर के लिए हमारे देश में गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स ला रही हैं, तो दूसरे देश में क्या इस तरीके की स्कीम आ रही है क्या, जहां पर सेम प्रॉब्लम इंडिया जैसा। और हमारे यहाँ जो स्कीमें लाए गए क्या ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, उसी प्रकार वहां की जो स्कीमें क्या वहां पर ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है क्या। बोलोगे सर ये सारी चीज हम क्यों कर रहे हैं सर, मतलब इसका क्या ही तुक है। बेटा ऐसा है कि जब आप दो देशों के बीच की स्थिति को, है ना, सर्कमस्टांसेस को कंपेयर करते हो, तो आप इस चीज को जानने में सक्षम हो पाते हो कि आप डेवलप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या फिर आप अभी ही नीचे हो। भाई आज हम कहते हैं ना कुछ कंट्री डेवलप्ड है, कुछ लिस्ट डेवलप है, कुछ डेवलपिंग है। भाई आप कंपैरिजन कर रहे हो तभी तो। आई गेटिंग द पॉइंट। आप स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लो ना, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करती है कि नहीं कि न्यू लाइब्रेरी बनाना है, बेटर वाईफाई बनाना है, एडिशनल क्लासेस बनाना है। ये क्यों स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करते हैं कि हमें सारी फैसिलिटीज अपने स्कूल में लॉन्च करना है। कहीं ना कहीं उनको अपने बच्चों में ये दिखा होगा कि बच्चे इन सभी चीज़ों के न होने के कारण उनके अंदर काफ़ी लॉस हो रहा है, इसलिए हमें सारी चीज़ें डेवलप करनी है। और साथ ही साथ क्या सेम चीज़ दूसरे स्कूल में हो रहा है कि नहीं। जब हम इन दोनों स्कूल की कंपैरिजन करते हैं, है ना,
पब्लिक पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ये कहते हैं कि भाई हाँ, हम लोग पब्लिक पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेरेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आई यू गेटिंग द पॉइंट? सो दीज आर द वे, दीज आर द स्कोप टू कंपेयर द पॉलिटिक्स ऑफ द बोथ टू कंट्रीज। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो आज की क्लास में हमने समझा कि बेसिकली कंपैरिजन क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है, और साथ ही साथ हमने ये समझने का भी प्रयास किया कि भाई एग्जैक्टली जो एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसका नेचर क्या है ना, उसकी स्कोप क्या, गोल क्या है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस चीज़ को समझने से पहले आप यहाँ पे कुछ और चीज़ को समझें। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा आप रुक जाएं, 1 सेकंड रुक जाइएगा आप सभी, है ना। ओके, अगली जो हमारी टॉपिक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, इवैल्यूएशन ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। क्या है बेटा? इवोल्यूशन ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इवोल्यूशन ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, हम लोगों ने समझ लिया कि भाई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के यानी तुलनात्मक राजनीति की, है ना, क्या नेचर होती है और इसका क्या गोल होता है। लेकिन आज हम ये समझेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये जो कंपेयर करने की जो प्रथा है दो देशों की राजनीति को लेकर, ये कब से शुरू हुआ। देखो, इस चीज को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन रहा है, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई मानव सभ्यता की, तब से कंपैरिजन का ये प्रोसेस चलता रहा है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन यू विल अमेज दैट बिफोर 1945, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, याद रखना, बिफोर, है ना, वर्ल्ड वॉर 2, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले ये आपको याद रखना है, जो कंपैरिजन किया जाता था दो देशों के पॉलिटिक्स को, वो ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत किया जाता था। किसके तहत किया जाता था? ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत। आई यू गेटिंग द पॉइंट? सो द ट्रेडिशनल अप्रोच was adopted to compare the politics of the two countries before 1945। और जब ट्रेडिशनल अप्रोच से कंपैरिजन किया जाता था दो देशों की पॉलिटिक्स को, आई यू गेटिंग द पॉइंट, तो उस समय मेनली जो फोकस होता था पॉलिटिकल साइंटिस्ट का, वो ये फोकस होता था कि दोनों देशों की कॉन्स्टिट्यूशन की क्या स्थिति है, किस तरीके से वहाँ पे लॉज फॉर्म हो रही है, कानून बन रही है, किस तरीके की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, यही उद्देश्य होता था। तो ट्रेडिशनल अप्रोच इसको कहते हैं। जब आप इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखकर कंपैरिजन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, तो हम ये कहते हैं कि आप ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ दो देशों की पॉलिटिक्स को कंपेयर कर रहे हैं। ये 1945 का पहले होता था। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस तरीके का, यानी इस तरीके से जो कंपैरिजन किया जाता था ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत, इसका जो सबसे बड़ा जो लिमिटेशन कह सकते हो, सबसे जो डिसएडवांटेज ये होती थी कि इसमें वोटर्स को इग्नोर कर दिया जाता था, है ना। वोटर्स को पॉइंट ऑफ व्यू में रखा ही नहीं जाता। मतलब जब कंपैरिजन होता था ट्रेडिशनल अप्रोच में, तो वोटर्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता था, वोटर्स को ध्यान में रखा ही नहीं जाता था कंपैरिजन के दौरान। पॉलिटिकल पार्टीज को इग्नोर कर दिया जाता था। यानी ट्रेडिशनल अप्रोच में पॉलिटिकल पार्टीज का जो है कंपैरिजन होता ही नहीं है दो देशों के पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। और ना ही उस दौरान ट्रेडिशनल अप्रोच के जब होती थी, ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत जब कंपैरिजन होता था ना, तो उस दौरान पब्लिक ओपिनियन को भी ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था। सो द वोटर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड पब्लिक ओपिनियन वर बेसिकली इग्नोर्ड इन द ट्रेडिशनल अप्रोच बिफोर 1945। और इस कारण से ये अप्रोच को बेस्ट नहीं माना गया। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, आफ्टर 1945, याद रखेंगे, आफ्टर 1945, 1945 के बाद, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ, इसलिए हम लोग कह रहे हैं आफ्टर 1945, यानी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक नया तरीके, यानी नए तरीके से दो देशों के पॉलिटिक्स को कंपेयर किया जाने लगा। तो अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच में था उसको तो ध्यान में रखकर कंपैरिजन किया ही जाता था आफ्टर 1945, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान देना है कि इस दौरान कुछ और भी चीजों को ध्यान में रखकर कंपैरिजन किया जाने लगा दो देशों का। पहला सोसाइटी, है ना, यानी यहां पर लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट के अलावा सोसाइटी, दो देशों की सोसाइटी का भी कंपैरिजन किया जाएगा। तो याद रखना, यहां पर सिर्फ तीन चीजों को ध्यान में रखकर कंपैरिजन किया जा रहा है ट्रेडिशनल अप्रोच में, और यहां पर वोटर्स, पॉलिटिकल पार्टीज और पब्लिक पॉलिसी को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे तीन चीजों को ध्यान में रखकर कंपैरिजन ट्रेडिशनल अप्रोच में किया जा रहा है। लेकिन जो 1945 के बाद जो तरीका ढूंढा गया, उसको किया जाने लगा मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मेथड, इसको कहा जाने लगा। पहले ट्रेडिशनल अप्रोच था बिफोर 1945, 1945 के बाद मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मेथड आया। तो इस तरीके से जब कंपैरिजन किया जाने लगा प्यारे बच्चों दो देशों का, है ना, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के माध्यम से 1945 के बाद, तो हमने ये कहा कि भाई ये तरीका सबसे बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि आफ्टर 1945 हमने क्या किया
कि यहाँ पर लॉ, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर तो कंपैरिजन करना शुरू किया, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच को तो हम फॉलो कर रहे थे, इसमें हमने कुछ और चीजें भी ऐड की। जैसे हमने दो देशों की सोसाइटी को भी ध्यान में रखा कंपैरिजन के दौरान, साथ ही साथ पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल कल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर को भी हमने ध्यान में रखा। तो पॉलिटिकल बिहेवियर, दो देशों की पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है, पॉलिटिकल कल्चर क्या है ना, फिर इसके बाद वहाँ के लोगों का क्या एटीट्यूड है पॉलिटिक्स को लेकर, है ना। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हमने कंपैरिजन करना शुरू किया। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में बहुत चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता था और कुछ ही चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन की जाती थी। बट आफ्टर 1945 हमने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, इन सभी चीज़ों को तो ध्यान में रखना है, हमें कुछ और चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी दो देशों की पॉलिटिक्स को कंपेयर करने वक्त, है ना। चलिए, तो कल की जो हमारी लेक्चर होगी उस लेक्चर में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो कल के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की मेजर अप्रोचेज क्या है। जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्टडी करते हैं तो उसका अलग अलग अप्रोच क्या होता है। कहने का मतलब कि भाई हमने तो आज समझा कि भाई कंपैरेटिव क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है ना। साथ ही साथ हमने समझा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का गोल क्या है, स्कोप क्या है। हमने ये भी समझा कि 1945 के पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैसे किया जाता था, यानी दो देशों की पॉलिटिक्स को कैसे कंपेयर किया जाता था, और 1945 के बाद कैसे किया जाने लगा, हमने ये समझा। लेकिन कल की जो हमारी लेक्चर होगी उस लेक्चर में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट, क्योंकि देखो भाई ऐसा है कि अराउंड द वर्ल्ड मैनी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, है ना, बहुत सारे राजनीति को लेकर विचार रखने वाले लोग हैं। तो हर आदमी अलग अलग तरीके से पॉलिटिक्स का कंपैरिजन करता है दो देशों का। तो जो अलग अलग जो तरीका है, अलग अलग जो वेज हैं, जो अप्रोचेज हैं, वो कौन कौन से हैं, उन सभी अप्रोचेज को कल हम लोग डील करेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर में वी अंडरस्टूड व्हाट इज द नेचर, स्कोप एंड द इवोल्यूशन ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ऑफ कोर्स हमने इसको रियल लाइफ से भी जोड़कर देखने का प्रयास किया। कल की जो हमारी लेक्चर होगी उस लेक्चर में भी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट मेजर अप्रोचेज टू कंपेयर द पॉलिटिक्स ऑफ द टू कंट्रीज। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। मुझे उम्मीद है आप सभी को लेक्चर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।